हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देशराज सिंह राजपूत। दोस्तों आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको सुपर टेट और जो एडेड स्कूलों में भर्ती निकली हुई हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो आशा करूंगा कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। साथियों, लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, और अगर इसी प्रकार से आप लोग और भी क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलते हैं अपन बिना समय बर्बाद किए हुए। तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन रहेंगे आपके 42, ठीक है, यानी कि 42 क्वेश्चन। तो देखते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है? मौसम प्राय साफ एवं शुष्क रहता है। हवाएं मध्य एशिया से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। या चौथा ऑप्शन है हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको इसका आंसर मालूम है या किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप लोग देते चलिएगा, ठीक है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। अब ये क्यों होती हैं? तो साथियों, 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के कारण जो ITC-Z है, ITC और Z, ठीक है, ये है इसका मौसमी रूपांतरण होता है। इस समय एशिया विशेषतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में दबाव में परिवर्तन के कारण वायु की दिशा जो होती है वो हिंद महासागर से उपरोक्त क्षेत्र की ओर हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है ग्रीष्मकाल में हल्की वर्षा भी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? तो कौन से जिला था जिसमें कि जनगणना की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर थी? उस जिले का नाम बताना है। उत्तरकाशी में, टिहरी गढ़वाल में, हरिद्वार में या फिर ऊधम सिंह नगर में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको अगर मालूम है तो आप लोग ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा वाला, ठीक है। ये इसका जिला है किसका? उत्तराखंड का। कौन सा है? ऊधम सिंह नगर में, जिसमें कि न्यूनतम साक्षरता दर घोषित की गई थी उसमें, ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है। तो जनसंख्या का गणितीय घनत्व क्या होता है? तो साथियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपके सामने है चारों विकल्प, आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा और इसका आंसर भी दीजिएगा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात के हिसाब से जो होता है वो जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है जनसंख्या एवं धरातल के अनुपात से होता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो हो जाएगा गणितीय, ठीक है, गणितीय। दूसरा आपका हो जाएगा फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल। और तीसरा जो आपका होगा वो कृषि हो जाएगा। और चौथा जो आपका होगा वो हो जाएगा आर्थिक घनत्व, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये चारों। तो इसका जो राइट आंसर था वो पहला वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी? तो ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा जा रहा था? सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी, जो कौन सा समाज था? इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। तो साथियों, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्य समाज, ठीक है। तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में आर्य समाज ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई थी। यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था, ठीक है। ये क्या था? हिंदू सुधार आंदोलन था, जो कि इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन से सन में की थी? तो साथियों, ये की थी 1875 ईस्वी में, ठीक है। 1875 ईस्वी में इन्होंने की थी, ठीक है। कहाँ पर की थी? मुंबई के में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी इन्होंने, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। और भी है तो आप लोग इतना ही डिटेल जान लीजिएगा, वह बहुत है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, ऑगस्टन हिक्की। नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकाफ या मैकग्रेथ या फिर डिज़रेली। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसको माना जाता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ को। ठीक है, कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा 1823 के कुत्सित अधिनियम को रद्द कर दिया। इस प्रयास के कारण चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, मेटकाफ ने 1835 में एक प्रेस अधिनियम बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था, प्रेस अधिनियम बनाया था 1835। ठीक है, 1835 में एक प्रेस अधिनियम बनाया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया था, किस चीज़ का जोर दिया था, होम रूल का, पूर्ण स्वराज का, औपनिवेशिक स्वशासन का या फिर प्रशासन में भारतीयों की उचित भागीदारी का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालिक जो था वो पंजाब प्रांत की राजधानी यानी कि लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस का जो पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था। ठीक है, आप लोग इतना ही समझ लीजिएगा, बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी की अनुयायियों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथियों ने या किसान सभा ने। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आप लोग समझ ही गए होंगे 1928 के बारदौली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था, तो जो किया था गांधी जी के अनुयायियों ने। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष कितने 1928 में गुजरात में ये हुआ था, कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर, गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया हुआ था। ठीक है, इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो ये महिलाओं ने दी थी इस आंदोलन को सफल होने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, बरकतुल्ला, लाला हरदयाल, भगत सिंह या लाला लाजपत राय। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो साथियों गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने हेतु की गई थी। ठीक है, इस पार्टी को अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने कितने 25 जून 1913 में बनाया था। ठीक है, इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकलता था जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। ठीक है, आप लोग इतना समझ लीजिएगा, बहुत है, आप लोग इतने ही में ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे, 1929 में, 1927 में, 1921 में या फिर 1932 में। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर दीजिएगा, सभी का देना है आपको। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1929 में पहली बार अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 के मध्य भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की जो भारतीय राजनीति में
केंद्रीय अस्तित्व था, व्यक्तित्व थे, वो महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और 1947 में भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने से लेकर 1964 तक अपने निधन तक यानी कि वे भारत के प्रधानमंत्री रहे और जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार 1919 के लाहौर अधिवेशन में बनाए गए थे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना बहुत कुछ है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा बिंदु, शास्त्री बिंदु, मोती बिंदु या फिर राम बिंदु? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इंदिरा बिंदु है, ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो रोजवुड, साल, सुंदरी या फिर शीशम? तो आप लोगों को अगर आंसर मालूम है तो आप लोग देते चलिएगा। सुंदरबन डेल्टा जो पेड़ के लिए प्रसिद्ध है वो सुंदरी पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? अंडमान द्वीप समूह का निर्माण, पथरीले पहाड़ों का निर्माण, मिसिसिपी मुहाने का संकुचन या सैन एंड्रियास भ्रंश? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो मिसिसिपी मुहाने का संकुचन हो जाएगा। तो मिसिसिपी मुहाने का जो संकुचन है वो भू संतुलन का एक प्रमुख उदाहरण है। इस सिद्धांत के अनुसार विशाल भू रचनाएं जैसे ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, पठार, मैदान आदि संतुलन की अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई है? तो भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है? जब भी आपसे पूछी जाए आप लोग इसका सटीक आंसर दे पाएंगे इसको पढ़ने के बाद। 406 मीटर, 316 मीटर, 226 मीटर या 186 मीटर? तो कितनी है इसकी? तो साथियों जो इसकी ऊंचाई है भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई वो है 226 मीटर। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है, जो कि आपको इसका पहले से ही पता होगा। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजनाएं हैं आपकी। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टेहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 226 मीटर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल? साथियों इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको पता होगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता ही होगा कि वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता ही होगा कि लोकसभा का प्रोटेम जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका अगर राइट आंसर मालूम है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तमिलनाडु का, त्रिपुरा का, पश्चिम बंगाल का या फिर बिहार का? तो द्विसदनीय मंडल है कौन से राज्य का? बताइए आप लोग। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा वाला, बिहार। ठीक है,
तो संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप हैं, फिर भी इनमें कुछ विभेद पाया जाता है। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ में द्विसदनीय है। ठीक है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, स्विट्जरलैंड की या फिर कनाडा की? साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो साथियों भारतीय संघ जो है कौन से देश के संघ से सदस्य है? तो कनाडा देश से संग्रहित है। ठीक है, आपका चौथा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 5, 6, 9 या फिर 8? तो साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 8, चौथा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो पहला तो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा हो जाएगा आपका चंडीगढ़, तीसरा आपका हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली, और चौथा होगा जो वो होगा दमन और दीव, पांचवा होगा दिल्ली ये जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और छठवां होगा आपका लक्षद्वीप, सातवां होगा पांडुचेरी और आठवां होगा जम्मू कश्मीर, नौवां होगा लद्दाख। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत की उच्चतम न्यायालय द्वारा या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? 2004, 1999, 2005 और 2009? तो कौन सा सन हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो भारत में सूचना का अधिकार जो वर्ष में दिया गया था वो 2005 में दिया गया था, यानी कि तीसरा वाला सूचना का अधिकार आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई भारत की जो संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और 15 जून 2005 को इसके कानून बनने के 120वें दिन भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और समाप्त करने के लिए इसे बहुत ही प्रभावी कदम बताया गया था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग है विधिक संस्था, प्रशासनिक संस्था, अधिनियमित संस्था, संवैधानिक संस्था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक संवैधानिक संस्था हो जाएगी आपकी, चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्था से, मौलिक कर्तव्यों से, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से या फिर शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण से? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा चौथा वाला विकल्प, शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या फिर उपर्युक्त सभी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों उदारीकरण भी हो जाएगा, जो नीति है 1991 में वो निजीकरण भी है, वैश्विक भी है, वैश्वीकरण भी है, तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर एक लाइक कर दें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई थी? मार्च 1942, मई 1946, अप्रैल 1948 या जून 1952? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो अप्रैल 1948 यानी कि 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? सार्वजनिक क्षेत्र से, घरेलू क्षेत्र से या फिर निजी क्षेत्र से? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो भारत में जो अधिकतम कुल घरेलू बचत घरेलू क्षेत्र से प्राप्त होती है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 2000, 10 जून 2002, 24 मई 2004, 12 जुलाई 2006। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका 12 जुलाई 2006। तो भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 12 जुलाई 2006 में की गई थी। 2005 में भारत सरकार ने सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति की संस्तुति के आधार पर इसकी स्थापना का निर्णय लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या फिर वही रहता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या फिर बलुआ पत्थर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बलुआ पत्थर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारी जल है ये क्या है? शीतलक, मंदक, एक प्रकार की औषधि या फिर ईंधन? तो भारी जल ये क्या हो जाएगा? तो साथियों भारी जल जो होगा वो मंदक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण क्या होता है? वाष्पोर्जन या फिर अंतःशोषण या बहिपरासरण या फिर बिंदु श्रावण? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो अंतःशोषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है? संघनन, अपक्षेपण, बहना या फिर वाष्पोर्जन? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग भी बताते चल रहे हैं कि नहीं? बताते चलिएगा साथियों। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको सुपर टेट और जो एडेड स्कूलों में भर्ती निकली हुई हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वाष्पोर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सी का रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अरक्तता निम्न में से किन विटामिनों की अल्पता के कारण होती है? A1 एवं B2, B6 एवं B12, AD एवं D या फिर E एवं K? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो B6 एवं B12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें कुछ विटामिन तथा जरूरी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इनमें से एक है विटामिन बी। विटामिन बी अपने आप में एक समूह है जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी है? अमाशय में दूध का जमना, दही बनाना, अचार बनाना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा आपका दही बनाना। ठीक है, दही एक ऐसा उत्पाद है जिसे दूध के जीवाणुविक किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है जो दूध के प्रोटीन पर कार्य करके उसे दही की बनावट, दही जैसी लाक्षण खटास देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है। ये क्वेश्चन तो साथियों इम्पोर्टेंट है, हर बार टीईटी में पूछा जाता है, सुपर टेट में पूछा जाता है और ये हो सकता है एडेड स्कूल की भर्ती है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो चिपको आंदोलन संबंधित किससे है? प्रोजेक्ट टाइगर से, पौध प्रजनन से, वन संरक्षण से या ऊतक संवर्धन से? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जो चिपको आंदोलन है वो वन संरक्षण से हो जाएगा। चिपको आंदोलन पर्यावरण सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब उत्तर प्रदेश का भाग था, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए प्रारंभ किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। ठीक है, किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2014, जनवरी 26 2014, जनवरी 26 2014 या 1 जनवरी 2015 को? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के नाम से
स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाली मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 जनवरी 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था? बलिदान, बैल, आनुवांशिक प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वैदिक काल में बलि शब्द का जो अर्थ था वो प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट से था, यानी कि चौथा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्रह्मांड की उपाधि धारण की थी? तो यज्ञर्षि, सातकर्णी, हाल, गौतमी पुत्र, सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, पुलुमामी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो गौतमी पुत्र सातकर्णी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन से बुद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, महावंश, दीर्घ निकाय या महावग्न। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अंगुत्तर निकाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्तवा व्यवस्था की प्रारंभ की थी? ठीक है, तो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर रजिया। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी इलवरी तुर्क था। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों आज आपने 42 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, आपने ज़रूर इसको करा भी होगा, क्वेश्चनों को आंसर भी दिए होंगे और आपके अच्छे से अच्छे नंबर भी इसमें आए होंगे। तो और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बगल वाली बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करते रहना है। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे बहुत ही जल्द। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।